बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। फ़िलहाल इशू हर दूसरा बंदा दफ्तर में भी नज़र आ रहा है, गला ख़राब, फ्लू और ये इशू सबको हैं। सो थोड़ा सा मौसम कुछ थोड़ा सा चेंजिंग की तरफ जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो अगर आप बार बार अपना नोज़ फ्लश करेंगे अच्छी तरह से, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनको गले का इशू चल रहा है, गरारे कर ले तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ख़बर हमारे पास ये थी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम में ख़राबी थी। अभी हम ये देख रहे थे कि लर्नर जिनको जारी किए जा रहे हैं ना, उनको वेट नहीं अब करना पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपये जुर्माना मैं हफ्ते को अनाउंस करके गई थी कि बचत किसी की भी नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो 2000 रुपये जुर्माना होगा। अब इसके बाद एक स्टेप सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये लिया कि लर्नर जिनके पास था उनको फौरी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल किया जा रहा है। सो ऐसे में आई थिंक प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, तो ये मैनेजमेंट सिस्टम में कोई ख़राबी आई। अभी क्या अपडेट्स हैं? जो लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना है, उन्हें क्या करना है? हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साई साहब, हल हो गया मसला? ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक तो हल हो गया, लेकिन ये मसला ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। आप देखें, जैसे ही कोई कंपेन लॉन्च होती है, जब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि पंजाब में जितने भी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं या बाइक्स चला रहे हैं, उनके पास कम से कम लाइसेंस तो होना चाहिए, और इसके लिए सहूलत भी दी गई। फिर इसका टाइम भी कम किया गया। पहले 42 रोज़ आपको वेट करना पड़ता था, फिर 15 रोज़ पे लाया गया। और जैसे ही निगरान गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वो जो एक वो थी कंपेन चल रही थी और लोगों का एक रुझान था वो कम हो गया। अब दोबारा तकरीबन 3-4 दिन पहले ये कंपेन लॉन्च की गई कि जितने भी शहरी ड्राइविंग करते हैं उनके लर्नर लाइसेंस कम से कम बनवाए जाए। तो जब ट्रैफिक पुलिस की जानब से इस पे फोकस किया गया, लोगों ने लाइसेंस बनवाने शुरू किए, तो PITB ने हमेशा की तरह वो दगा दिया है, और उनकी ऐप जो है वो कभी बंद हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, और इसमें शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक हुकाम को भी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि PITB जो है वो किस तरह ऐप्स बनाती है, किस तरह काम करती है। आपका सिस्टम हमेशा जो भी ना रिन्यू का मसला, अब ये तो कह रहे हैं जिनका रिन्यूअल का मसला, उसको भी चालान होगा। लर्नर लाइसेंस का मसला, रिन्यूअल का मसला। इसमें मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। अभी तो ये 1 साल हुआ है इनको तकरीबन शुरू किए हुए, और इसमें जब भी लोड आता है तो इसी तरह बैठ जाती है। आपको मैं एक्साइज़ के हवाले से बताऊँ तो उनका सिस्टम पिछले कई सालों से इनके हाथ में है, PITB के हाथ में। पिछले साल उन्होंने सिस्टम सारा अपग्रेड किया है, और अभी तक उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। आपके एड्रेसेस गलत आते हैं आपके, और सबसे बड़ी जो ख़राबी है कि ये सिक्योर सिस्टम है PITB पूरी के हाथ दुनिया में। एक क्लिक पे सब कुछ कर रही है, और हमारे यहाँ अभी तक सिस्टम के और मसाइल नहीं हल हो रहे। ये देखें, ये तो चलें ट्रांजैक्शन रुकती हैं, सिस्टम जो है वो लोड आता है तो वो बैठ जाता है या ऐप बंद हो जाती है। वहाँ पे 2 नंबरी इतनी हो रही है कि एक्साइज में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि इनके एक बंदे ने वहाँ पे बैठ के गाड़ियों को क्लास चेंज कर दी, टोकन टैक्स जो थे वो अपडेट करती है, करोड़ों रुपए का वो चूना लगा के निकल गया। और उस पर फिर जब एक्साइज ने चीज़ें पॉइंट आउट की तो PITB मानने को तैयार ही नहीं, वो चीज़ें होनी नहीं करती। यानी एक क्लिक पे ये सब कुछ, ये वाला काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल ये भी काम कर लेते हैं। एक क्लिक पे ये सब कुछ हो रहा है। साई साहब, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये गाइड कर दीजिए कि अब जब सिस्टम में बेहतरी आ गई है, सिस्टम दोबारा खराब होता है, तो इस दौरान ये 2000 रुपए वाले चालान का कहा जाता है, ये रुक जाता है? ना, चालान तो नहीं ना रुकते, आपको पता ना। साई साहब देखें, लोग तो चले गए। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ। मैं एक दिन माल रोड पे मेरे से वायलेशन हुई, मुझे वार्डन साहब ने रोका। मैंने कहा भाई आपका कैमरा लगा है, आप मेरा चालान हो गया, एक वायलेशन पे 2 सज़ाएँ तो नहीं होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा नहीं जी मैं चालान करूँगा। मैंने कहा आप फिर क्यों करेंगे, जब आपका ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ई चलानिंग हो रही है, फिर आप किस बात का चालान करेंगे? कहते हैं हो सकता है कैमरा ख़राब हो। तो यहाँ पे ये तो चीज़ें भी नहीं, अब ये है ना कि मुझे मतलब सिस्टम में खराबी है, मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चली गई, अब आगे सिस्टम खराब है, मैं बाहर निकली हूँ, मेरा चालान हो जाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो मसला है कि शहरियों को कई जगह पे आप स्नब करते हैं जी कि आपका लर्नर लाइसेंस नहीं है, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। फिर आप ये भी तो देखें ना, आपका सिस्टम क्या कर रहा है शहरियों के साथ।
आप यकीन करें कि कई कई दिन आपकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती सिस्टम में। तो वो मैं तो एक्साइज को देख के हैरान होता हूँ कि पीआईटी भी करती क्या है। आप इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं और हर जगह पे आप घुस जाते हैं कि हम आपको ऐप बना के देते हैं, सिस्टम बना के देते हैं। मैंने तो कोई ऐप इनकी इतनी कामयाब नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो लोगों से तो रिक्वेस्ट ये है कि चालान से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ये जो शाहिद सिप्रा साहब इतने पुरसुकून बैठे हैं, किसी बात में नहीं बोले, लाइसेंस बना हुआ है मेरे ख्याल से, अभी एक्सपायर होने के करीब भी नहीं है। भी बने देखे दोनों बने हुए हैं। और साई साहब वो आपका आराम से बैठना समझ आ गया था। ये दोनों दफा जब फर्स्ट टाइम बना था तो साई साहब मरहूम ने बनवाया था, और जब दोबारा बना तो फिर अली साई साहब ने, सही। जिनके मरहूम ने मिन्नत इस वक्त हमारे साथ ये बैठे हुए। अब देखें, बात यह है कि हम लोग बड़ा आसानी से, और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे हुक्मरान बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे जा रहे हैं और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि आईटी से मुज़य्यन करके लोगों को आसाइशें और लोगों को सहूलतें देंगे। लेकिन बराह रास्त उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि आपका सिस्टम जब नहीं चलेगा। हाल ही में देखें, परसों तरसों लेस्को सीएम ने दिया रिलीफ और लेस्को की साइड बैठ गई, बिल ही नहीं निकल रहे। फायदा क्या हुआ? फिर देखें मुकर्रर तारीख गुजर जाएगी, फाइन बढ़ जाएगा। तो फिर वो बिठाई गई नहीं बैठ गई थी ना। देखें 6 लाख कंज्यूमर के बिल प्रिंट हो चुके थे, आपने दोबारा प्रिंटिंग करवाई और दोबारा प्रिंटिंग करके मैसेज दे दिया कि आप ऑनलाइन निकाल लें। जब ऑनलाइन निकालेंगे तो 6 लाख में से अगर लाख भी बैठ गया एकदम में निकालने में, तो वो बैठ नहीं था सिस्टम। अब बात करने का मकसद ये नहीं है कि 1 लाख बैठ जाए या 2 लाख बैठ जाए। भाई ये तो नेट सर्विसेज हैं, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रहा है, पूरे डिपार्टमेंट्स इस पे चल रहे हैं, तो ये किस तरह चलेगा? ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको 2000 चलान करना तो बड़ा आसान है। अब मौसम अच्छा हो रहा है, अब ये आपको वार्डन्स आपको चौक चौराहों में नज़र आएंगे। पहले चले वेदर कुछ बारिश थी, कुछ गर्मी थी, इसकी वजह से कहीं दरख्तों के नीचे छुपे हुए, कहीं इधर उधर खड़े नज़र आते थे। जब थोड़ा सा मौसम और अच्छा होगा तो आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। और फिर क्या होगा कि मोटर बाइक को हाथ देंगे और रोकेंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा तो उसको 2000 रुपये का चलान थमा दें। भाई जो बनवाना चाह रहा है, आप उसको कतारों में घंटों जलील करेंगे, यही है ना, खड़ा कर रखेंगे, तो फायदा क्या होगा? सिप्रा साहब एक और भी चीज़ है कि मैनुअल चीज़ें बनती थी ना, वो आपको मिल जाती थी। आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते थे, आपको नंबर प्लेट्स भी मिलती थी, दफ्तर से आपको वो बुक भी मिलती थी। अब आप चले गए हैं, सारी जिद्दत आ गई है आपको, और वो जिद्दत हमें परेशान कर रही है। परेशान क्या कर रही है? आसानियां देती है जिद्दत, हमें वो जिद्दत ही परेशान कर रही है। फिर मजे की बात है, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़ा बेहतर काम करता है। पहले जो एक्साइज की कार्ड की डिलीवरी और प्लेट्स का सिस्टम था, वो था एक प्राइवेट फर्म के पास, वो 20% रिटर्न शिपमेंट्स भेजता था। अब है पोस्ट ऑफिस के पास, वो 50% वापस भेजता है और उसका डाटा भी नहीं दे रहा एक्साइज को। और आप शहरियों की कतारें देखें कि डीजी ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दें। एक बंदा आया परसों, मैं वहाँ बैठा हुआ था, 20,000 रुपया वो दे चुका है। तो इनका वादा था कि 48 घंटों में कार्ड आपके घर में पहुँचेगा। 20,000 दे चुका है, 1 माह हो चुका है, उसका कार्ड उसके घर तक नहीं पहुँचा। वो कहता है कि मेरा कार्ड अगर मुझे ना मिला तो मेरे गाड़ी वापस हो जाएगी। सही साहब इन हालात पे किया जा सकता है और हमारे पास ऑप्शन जिद्दत हमारी यही है। आप रिक्वेस्ट ये होगी सिटी ट्रैफिक पुलिस से, जब तक ये सिस्टम में बेहतरी नहीं आती, थोड़ा सा फिर शहरियों को भी रिलीफ दे दें। क्यों दें रिलीफ? नहीं मैं तो पहले कह रही हूँ, अभी साल का आगाज हुआ है, माली साल का रिलीफ देना शुरू कर, पैसे नहीं कमाना, क्या हो गया? नहीं सर, मैं एक साथ ही साथ ना लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज लोग बनवाना चाह रहे हैं, आप बना कर दें। लोग बनवाना चाह रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं। वो सिस्टम में खराबी आ गई, सिस्टम में खराबी सही हो गया, सही साहब कह रहे हैं, लेकिन अगेन चले अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। वही तो कह रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है ना। पता क्या होता है, जब निगरान सेटअप था उस वक्त ये सारा हुआ, थानों में भी दी गई एक्सेस, आपके खिदमत मराकज़ जो बने हैं वहाँ भी दी गई, मुख्तलिफ जगहों पे अब और भी बहुत सारी जगहें खोल दी गई ताकि लोग जाएं आसानी से और अपना लर्नर बनवाएं और उसके बाद चलें ठीक, उनको उसके बाद जो उनका टाइम पूरा हो तो उसके बाद अपना लाइसेंस बनवा लें। लाइसेंस बनवाना इंतहाई ज़रूरी है, अगर नहीं बनता तो अगर ट्रैफिक पुलिस का फेलियर है तो अपनी जगह नहीं, दो आसान नहीं मैटर करता, 2000 पुलिस का हो भुगतना आवाम को आज तक हेलमेट पहना सकें, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पहना सकें आज तक हेलमेट। बिल्कुल असि दिलेर कौम है, असि 2000 दे लांगे, असि 1 घंटा जाके लाइसेंस नहीं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, अपनी जान के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है। खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ तबादले हुए हैं अफसरान के और ये डायरेक्टली डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे शहर के बहुत सारे इश्यूज
इन एसी साहिबान ने हल करने होते हैं, वो करते हैं नहीं करते, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, शहर की 5 नई तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं। फातिमा अरशद एसी कैंट, अब्दुल बासित सिद्दीकी सदर लाहौर, मोहम्मद उमैर महमूद अलामा इकबाल टाउन, मोहम्मद आमिर वागा, मोहम्मद सलीम नश्तर, तारिक शबीर असिस्टेंट कमिश्नर रावी तैनात हुए हैं। शायद सिप्रा साहब, ड्यूटीज़ क्या होती हैं एसी साहिबान की, करना क्या होता है इन्होंने? ठंडी गाड़ी ली और नीली बत्ती लगाई और कहीं जाके खड़े हो गया। खड़े कहाँ हो नहीं, गए? मैं सीरियस वाला कहीं भी तजावजात पे कहीं खड़े हो गए, लोगों से कहा जी इनकी तस्वीरें रेडियां बना ली। उठाएं, वीडियोस बनाएंगे, रेडियां उठाएं। अच्छा, ये तो एक्चुअली ये करते हैं ना, ये लेकिन कहते हैं। असल में इनकी ड्यूटीज असल ड्यूटीज इनकी रेवेन्यू के साथ बहुत मुंसलिक होती है। आपके जो जमीनों के इंतकाल होते हैं और बड़े इसका, लोग उससे और लोगों के जो परेशान फ्रॉड रहते होते हैं हैं, प्रॉपर्टी के मामले में, फ़र्द मलकियत में फ्रॉड होते हैं, और अगर वरासत की तकसीम हो रही है उसमें इस असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपनी कोर्ट भी होती है, अदालत भी होती है, उसकी बुनियाद पर भी फैसले किए जाते हैं। तो अगर अख्तियारात पे हम लोग जाएं तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास बहुत सारे अख्तियारात हैं। अच्छा। हम उनको सिर्फ ये तजावजात या गिरां फरोशी या इसकी हद तक हम महंगाई उनको नहीं कंट्रोल दे में ये सकते। लग रहा होता है ना कि बहुत बेसिकली इनका सारे सब्जेक्ट जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, जो शोबाजात हैं, वो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की अराजी अगर कहीं पर वागजार करवानी है तो असिस्टेंट कमिश्नर की ही जिम्मेदारी, अगर कहीं कब्जा हो रहा है तो उसको रोकना भी इसी असिस्टेंट कमिश्नर की ही जिम्मेदारी होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बराह रास्त ये जो चीज़ हुई है, मैं इसके हक़ में हूँ कि तहसीलें बनना या इजला का बनना ये पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा मंद होता है। ज़िला बनना तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, अगर किसी जगह पे यूनिवर्सिटी भी बन रही है, उसके बाद जब नौकरियां आएंगी, मुलाजमत आएगी तो ज़िला की बुनियाद पर आएगी, छोटी आबादी हो जाएगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। तहसील भी बनेगी तो यही होगा कि वो छोटे एरिया हो जाएगा। अगर पहले असिस्टेंट कमिश्नर, अगर फॉर एग्जांपल रावी रोड अब जो बनने हैं, तो पहले ये सिटी के पास एरिया होता होगा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इसको देखते होंगे, लेकिन अब वहाँ से एक और तहसील बन गई। इसका क्या मतलब को एरिया कम हो गया। जब एरिया कम होगा तो इनको सहूलतें देने में बहुत आसानी होगी, अगर ये देना चाहेंगे। सही बात करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन या ऑफिसर्स हैं वो बराह रास्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से करें तो ये लोगों को पटवार खाने में जाके या फिर लैंड रिकॉर्ड जो अराजी सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके जो लोगों को मसाइल दरपेश होती हैं उनसे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है, और ये अपने दफातर में मौजूद नहीं होते। कभी फलां मीटिंग आ गई, कभी कोई मीटिंग आ गई, कभी कोई मीटिंग आ गई, कभी कोई भी ना मीटिंग आ गई तो हाँ, मीटिंग में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बड़ी बेसिकली मज़े की चीज़ है, सॉरी शिप्रा साहब, एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप सरकारी दफातर में जाएं और बॉस थोड़ा लेट आए या 2 घंटे या 4 घंटे, तो जितने लोग आ रहे होते हैं ना उस दफ्तर में, वो जो पीएन इन्होंने बिठाए होते हैं या जो इनका छोटा स्टाफ होता है, इतने पक्के होते हैं। आप पूछें आपके बॉस किधर हैं तो कहते हैं जी वो तो मीटिंग में है, तो सेक्रेटेरिएट गए हैं, वो डीसी साहब के पास गए हैं, ये नहीं बताएंगे कि साहब लेट हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, हम नहीं कहते कि सारे लोगों की गलत होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको मैंने खुद बहुत सारों को ऐसे देखा है कि जो आए तो थे बिल्कुल हमारी तरह एवरेज से, लेकिन 2-4 साल बाद जब वो एसी शिप करते हैं तो उसके बाद उनके पास गाड़ी भी बड़ी होती है, बंगला भी बड़ा होता है, और फिर उनकी जो वेस्ट कोट होती है ना, उन्हें जो अफसर वेस्ट कोट पहन के आता है ना, समझें वो बड़ा खौफनाक है, तो उसकी जेबें बढ़ जाती हैं। सादा बंदा जिसने कोई भी अच्छा काम करना हो, मॉनिटरिंग करनी हो, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना हो, उसको तो कोई परवाह ही नहीं होती, वो पेंट कोट भी नहीं पहनता, उसको वेस्ट कोट का भी कोई नहीं, वो सादा कपड़े पहन लेगा, जीन शर्ट पहन लेगा और फील्ड में जाके लोगों को फैसिलिटेट करेगा। आप एक चीज़ देखें, फिर आप सिपरा साहब इस बात में माइंड करेंगे, आईजी पंजाब है ना डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, बाकी पुलिस की हम बात नहीं करते। आईजी साहब का एक खासा है कि वो अनथक है, वो इतवार को भी अपने दफ्तर आए होते हैं, लोगों को मिल भी रहे होते हैं, अपने पब्लिक को भी मिल रहे होते हैं, अपने मुलाजमीन को भी मिल रहे होते हैं, और हर एक की बात सुन रहे होते हैं। एक जगह पे ये चीज़ आ जाती है। दूसरी तरफ अगर आप लाहौर पुलिस की बात कर लें तो वहाँ के सरबराह को मिलना ही बड़ा मुश्किल है, उनका एक और स्टाइल है। तो इस तरह जो लोग काम करना चाहते हैं उनको तो कोई इशू नहीं के, लेकिन जो बंदे आप बड़े मम्मी डैडी टिप टाप बन के आते हैं। पूछना ये है कि इनकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर चेक की जाती है, मतलब आप ऑब्वियसली ना आपके इमीडिएट बॉस जो हैं वो रूटीन में आपका काम देखते होंगे कि आज आपने क्या किया। नहीं सिपरा, अभी ये मौजूदा जो सीएम साहबा हैं इनकी जानिब से अभी मैंने एक खबर दी थी कि पंजाब पुलिस में भी फॉर्म 47 चल गया। वो 3 दफ़ा सीएम साहबा ने कहा था कि कारकर्दगी चेक करके उसकी मार्किंग करके भिजवाई जाए सीएम ऑफिस में।
तो इसी तरह एसीज की, डीसीज की भी मेरा ख्याल है मार्किंग हुई है, चूँकि खोखर साहब ने खबर दी थी। मैं यही तो अब ये मैकेनिज्म बन गया है कि मार्किंग की जाएगी रोजाना की बुनियाद पे, नहीं मंथली, और उसकी रिपोर्ट मंथ वाइज भिजवाई जाएगी। देखिए ना, अब आपके इमीडिएट बॉस जो हैं वो रूटीन में आपकी कारकर्दगी देखते हैं कि आज आपने क्या काम किया। सो इसी तरह डीसी साहब भी इस चीज के पाबंद हों अगर कि एसी साहिबान के रोजाना की रिपोर्ट देखी जाए कि भाई फलां तहसील में आज उन्होंने क्या काम किया है। लेट्स सपोज अगर एसी कैंट है, एसी मॉडल टाउन है, आज उनकी कारकर्दगी क्या रही, किस तरह से उन्होंने अपने एरिया में जाकर विजिट किया, महंगाई कंट्रोल की, या जो भी इंतजाम, जो भी लोगों के मसाइल नहीं, उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे गए हैं। उसमें मज़े की बात यह है कि एसी की चाहे परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी, जब डीसी की परफॉर्मेंस जाएगी मंथली या डीपीओ की परफॉर्मेंस मंथली जाएगी। और इसमें 3 एरिया रखे गए हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो जो रेड वाले हैं वो तो समझे इंतहाई नाकस कर दी है। अब पंजाब पुलिस में आपने एक चीज देखी होगी, सिपरा साहब, आपने यही तो आपको बताने लगा, नहीं मैं बताता हूँ आपको। आपने डीपीओ मंडी बहाउद्दीन देखे, वो जो बड़े सोशल मीडिया आपने भी ना देखे, वो इतने आपको लगते हैं कि टॉप परफॉर्मर हैं और इतने अच्छे अफसर हैं, लेकिन जब उनकी कारकर्दगी चेक हुई है तो पूरे पंजाब में 36वें नंबर पे आए हैं। अब देखिए ना खबर, अब नीचे वाली मैं साथ ऐड कर लेती हूँ। 5 तहसीलों में आपने नए असिस्टेंट कमिश्नर तो तैनात कर दिए। अगर लोगों के मसाइल यही रहेंगे, दूध दही नान सब्जियां महंगी, तो फिर शायद सिपरा साहब क्या फायदा इतने असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। आपको याद होगा कोई जब ये बने थे, कुछ इन्होंने कुछ टीम्स बनाई थी पंजाब गवर्नमेंट ने कि आप सब्जियों की चेकिंग होगी, अथॉरिटी बनाई है प्राइस कंट्रोल देखने के लिए, कोई इस तरह की बनाई है ना, उसमें कोई आपके लीगी जो रहनुमा है खवातीन भी शामिल की हैं। मैंने तभी कहा था कि इन लोगों की परफॉर्मेंस या इन लोगों की जो आउटपुट है हमें उस वक्त नजर आएगी जब आप और हम मार्केट में, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगा मार्केट में देखूंगा कि आज प्याज किस भाव है और इनकी आप काम शुरू होने से पहले किस भाव पे था। तो वो तो कुछ चेंज नहीं आया। हाँ, पिछले दिनों ये ज़रूर हुआ है कि जिस सब्जी वाले से मैं सब्जी लेता हूँ उसको 1000 रुपया फ़ाइन हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कल यहाँ पे टीम में आई थी तो आपको फ़ाइन हुआ है? कहता है जी सारे हुआ है। मैं कहा बड़ी अच्छी गल है, क्यों होया है? कहता जी किसी की रेट असी 5 रुपये वध लाया सी, किसी 10 रुपये लाए। मैंने कहा आपने रेट तो बढ़ाया ना, चाहे 5 रुपये बढ़ाया चाहे 10 रुपये। अगर ये इकदामात इस तरह के मुसलसल होंगे तो फिर तो हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ऑपरेशन ये फॉलो अप वाला, क्योंकि हम वो कौम है ही नहीं कि आज हमारे साथ कुछ हो और फिर अंदर हमारा ज़मीर हमें कह दे कि नहीं यार ये करना, हमने इससे निकल जाए। नहीं, हमने गिराम फरोशी भी करनी है। प्रॉफिट जो है ना, अगर उसको शरई तौर पे देखें तो उसका एक मार्जिन है, लेकिन आज तक कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया कि प्रॉफिट का वो मार्जिन जो इस्लाम में है वो क्या है। नहीं, कभी डिस्कस नहीं हुआ। प्रॉफिट का वो मार्जिन है जो आप सुबह घर से निकले हैं और आपने सोचा है कि आज मेरे ये रिक्वायरमेंट है, मैंने इसके मुताबिक शाम को प्रॉफिट्स कमा के वापस लाना है, तो किसकी जेबों से जाएगा? ये आम आवाम की जेबों से जाएगा। फल और सब्जियां हम तकरीबन वीकली डिस्कस करते हैं। आज तक मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि उसको हमने कहा होगा कि ये इसकी रेंज में आ गए, आम पब्लिक की रेंज में आ गए? कभी भी नहीं है। आवाम तो उसकी वजह आप अब शायद आ जाए, उसकी वजह है कि मैं जो नए डीसी साहब आए, शायद मूसा रजा उनका नाम है, सैयद मूसा रजा, मैंने उनको देखा है कि वो गए सब्जी मंडी में 2-3 दफ़ा गए हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप जड़ से पकड़ें। आप सब्जी मंडी जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं और ये दुकानदार, रेडीबान, सब जो जनरल स्टोर्स वाले जहाँ से ये चीज़ें लेकर आते हैं, वहाँ से अगर कीमत कंट्रोल होगी तो अल्टीमेटली जहाँ पे जाके बिकेगी वहाँ पे है ना। कि आप क्या डीसी साहब को हर रोज मंडी में जाना नहीं, डीसी साहब मिसाल तो बन सकते हैं, क्यों नहीं? अगर जाना भी पड़े तो ठीक है, गाड़ी पे जाते हैं। आप एसी रावी रोड आपने नया लगा दिया है ना, दफ्तर के साथ ही। नहीं तो डीसी साहब का दफ्तर कौन सा दूर है? मैक्सिमम 3 मिनट की ड्राइव है। हफ्ते में 1-2 दफा विजिट कर लिए। क्यों करें? साई साहब ठीक है, रोजाना क्यों नहीं? आप रोजाना आते नहीं? डीसी साहब क्या, आप एंकर साहिब हैं, आप रोजाना क्यों आते हैं? ना एसओपी है मेरा ख्याल। आपके प्रोड्यूसर साहिब हैं, वो रोजाना क्यों आते हैं? तनख्वाह नहीं मिलनी शायद सिपरा साहब। नहीं, क्यों नहीं मिलनी? हम छुट्टी कर देंगे हमारे तो नहीं, देखें मेरी बात सुने, तनख्वाह या आपको जो मुआवजा मिल रहा है वो आपने अपनी जो जॉब है उसको मुकम्मल करना है, तो उसके बाद आप अपना प्रोग्राम करके जाती हैं जी। आज से चाहे वेली रहती है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोग्राम कराती है, उसको इसलिए मुआवजा मिलता है। हम सब लोग, ये जितने कैमरा मैन, ये आपके जो जितने प्रोडक्शन में बैठे हैं, पीसीआर में, सब लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद उसका मुआवजा या उजरत या उसको तनख्वाह जो भी रंग दें, जो भी नाम दें, वो मिलता है। तो डीसी साहब का यही काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, वो अपने दफ्तर में ना बैठें और हरी प्लेट वाली गाड़ी आगे पीछे जो एलीट की गाड़ियां लगाकर ना निकलें,
लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को ये फैसिलिटेट अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं दफ्तर भी बैठ जाएं, फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऐसा होना चाहिए सही कि बात, निचले वही तो लेवल मैं कह रही तक हूं ना कि अब आपके एसी रावी रोड के लग गए हैं, इनको वहां खड़ा करें। फिर निचले सतह तक उसके रिजल्ट्स आए, बिल्कुल फिर ऐसे। आपको ये अथॉरिटीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये और मजिस्ट्रेट को यकीन भी माने नहीं ये वाली रिट हमने निगरान सेटअप में देख ली है। आप खुद जाके काम करवाएं, आप काम करवाना चाहें, आप रोजाना की रिपोर्ट लेना चाहें, तो फिर आपने जो इतने महीनों में काम होते हैं वो 2-2 महीनों में भी करके दिखा दिए। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आप रोजाना की अपडेट लेना शुरू कर दें, खुद दफ्तर में भी रहें, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर क्या है? वजीर आला से बानी और चेयरमैन कुव्वत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई है। निजी सोसाइटीज़ में 3 से 5 मरले घरों के लिए 10 लाख तक सब्सिडी का प्लान बनाया गया है। कैसा है ये प्लान, कौन मुस्तफिद हो सकेंगे? मिनिस्टर हाउसिंग कुछ दिन पहले हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि वो जो सीएम साहिबा की अपना घर अपना छत स्कीम है, हमने खासा डिटेल में वो डिस्कस की थी और आगे उनके प्लान क्या है वो भी डिस्कस किए थे। अच्छा जी, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्त दहिंदा 5 सालों में प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट की बाकी अक़सात अदा करके अपने घर का मालिक बन जाएगा। साई साहब, ना ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। देखें, अपना घर मिल जाए यहाँ पे लाहौर जैसे शहर में, और गरीब आदमी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलें, गरीब आदमी को नहीं, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, और अल्लाह करे हर किसी को अपनी छत दे और हर किसी को अपना घर दे। अब वज़ीर आला के ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं। फिर से आपको इस बात पे एतराज़ होगा। देखें, वज़ीर आला ने ये इक़दाम करने हैं, ये स्टेप्स लेने हैं, बाकी इम्प्लीमेंट करना है आपकी ब्यूरोक्रेसी में। वो फ़ाइल चाहे जहाँ मर्ज़ी रुक जाए, मोहसिन नकवी साहब थे तो वो फाइल रुकती नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने खबर पढ़ी है मुझे, क्योंकि कुव्वत के साथ अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो पहले कुव्वत के प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जिस तरह नहीं, वो से कामयाब हाँ। चल रहे हैं। वो बहुत, मैंने देखा है वो पुलिस में भी बहुत सारे आईजी साहब के साथ इनके हुए MOU, और उस पर भी इम्प्लीमेंट होता है। आसान के साथ पे कर्जे भी देते हैं और बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। देखें, मेरे जैसे या सिपरा साहब जैसे जो बिल्कुल हम एवरेज लोग हैं, अगर 5 साल की साथ पे हमें कोई घर दे रहा है और इसमें सूद भी नहीं पड़ेगा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब बंदा कुछ ना कुछ बचत करके अपना घर ले सकता है। लेकिन मसला ये है कि अमल दरामद होना चाहिए। अनाउंसमेंट अगर कागजों तक रह जाए, ये मुलाकातों तक रह जाए, ये प्लान आगे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोगों में आस उम्मीद हो जाती है। अब देखिए ना, एक चीज़ है, सिपरा साहब को, मुझे और आपको एक आस उम्मीद थी पिछले सेटअप में, हमें जो प्लाट दिए गए और उसमें बाकायदा हमने फॉर्म भी जमा करवाए, पैसे भी थोड़े थोड़े ये ऐसी दुखती रह गया कि हर प्रोग्राम में इसका जिक्र कोई ना कोई कर देता है। और एक अभी सैटरडे को खोकर साहब कह रहे थे 2000 रुपए हमारे से ले लिए, वही वापस नहीं है ना। एक और चीज़ है, इससे पहले भी जो मेरा ख्याल है F ब्लॉक है, उसमें कोई काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को मिले थे प्लाट, वो अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट के काम मुकम्मल नहीं हो सके। और उसमें भी जो प्लाट जिन लोगों को मिले हैं वो वहाँ पे कोई अभी तक एक ईंट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ना भी सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल हो सका है, ना सड़कें बन सकी हैं, ना पानी पहुँचा है, ना बिजली पहुँची है। तो अगर तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर बेशक शुरू ना किए जाएँ, किसी और तरफ लोगों को फोकस कर। ये बेसिकली ना तशहीरी प्रोजेक्ट होते हैं। सीएम साहब की, सीएम साहिबा की तस्वीर लगाई, तशहीर कराई, उसके बाद अंदर प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है वो कागजों में ही रहते हैं। देखिए, माजी में सीएम साहिबा के जो चचा हैं उन्होंने भी शुरू किए थे आशियाना, बहुत ज़बरदस्त थे। और इस तरह के जो मंसूबे रोजगार के हवाले से भी उन्होंने शुरू किए, लैपटॉप स्कीम को लोगों ने सराहा। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि इनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाना चाहिए। साई साहब कह रहे थे कि आपको एतराज़ होगा, लेकिन अच्छी चीज़ों पे हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन तनकीद करना या उसको तनकीदी नज़र से देखना, ये तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है ना। ये तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसकी अदायगी जो है वो ज़रूरी होती है। वो साई साहब भी करते हैं, सब लोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि घर मिलना, एक वो भी दौर था जब कहा गया कि इतने लाख घर दिए जाएंगे, वो लेकिन वो बस जलसों में वो भी गुजर गया। अगर तो ये उन्हीं लाखों घरों का जिक्र हो रहा है और उसी तरह होगा तो फिर तो इसका कोई हाल नहीं है, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। फिर आज हमारी सुपर लीड छप गई है, आज हम 15-20 मिनट इस खबर को टाइम भी दे देंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आशियाना की तरह या दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरह इनको आगे चलाना है तो फिर फ़ायदा होगा। देखें, मैं कहता हूँ कि आप 5 मरला से भी निकल जाएं,
हमने छोटा तबका को फैसिलिटेट करना है ना, अब 3 मरला पे आ जाएं, 3 मरला अनाउंस कर दें और उस पर 15 लाख रुपए जिस तरह कह रहे हैं कि आसान एक साथ में दे देंगे, तो मेरे ख्याल में 3 मरला पे रख के आप लोगों को घर दे दें, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं। और पंजाब गवर्नमेंट के पास अराजी ख़त्म ही नहीं होती। मैं सिर्फ उकाफ की बात करूं तो उकाफ की ज़मीन ही ख़त्म ना हो अगर ये करना चाहें, और यही हमारे पड़ोस में बड़ी ज़मीन पड़ी है उकाफ की, एकड़ के हिसाब से पड़ी है, जहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो सकते फ्लैट्स बनाए जाएं। इसी तरह एलडीए जो है इनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी पड़ी हुई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बहुत सारी अराजी पड़ी हुई ये है। फ्लैट्स वाली बड़ी अच्छी ये ऑप्शन देखें, ये कुछ दिन पहले भी अंडर डिस्कशन आया था कि हम लोग अपनी अराजी और जो ज़रई ज़मीन है उसको ख़त्म किए जा रहे हैं, तो हमें उससे निकल कर लाइक कराची, मतलब हमें उन सिस्टम पे जाना है। और शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको अब नज़र भी आते हैं, हाँ जी, बिल्कुल प्लाजाज खड़े हुए जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं, वो मल्टी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बना के उस तरह की, क्या होगा कि अराजी बचेगी और आपका जो ज़रई रकबा ख़त्म हो रहा है इससे भी छुटकारा मिलेगा, और फिर वो सस्ता भी होगा। जो फ्लैट्स बनता है वो सस्ते बनते हैं, आप प्लॉट लेके घर बनाएंगे वो है। तो मेरा तो यही है कि 3 मरला पे रहें, 5 मरला चाहे ना जाएं, लेकिन ये अगर शुरू किया है तो और जो आपने जो जिक्र किया खुवत का प्रोजेक्ट्स हैं उनके, हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, बने भी कामयाब चीजें हैं, इससे कुछ आप उम्मीद दिला सकते हैं लोगों को। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो शायद हम साथ किसी जुड़ना तरफ है ना, चले तो जाएं। मुझे भी ऐसे कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि होगा ऐसे। अच्छा जी, 10 लाख तक सब्सिडी का ऐलान भी किया गया है, तो अच्छी चीज़ है। आप देखें कि कब इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, कब इसके समारात तमाम तक पहुंचेंगे। हम आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे अपनी अगली खबर की तरफ, आलूदगी फैलाने पर 7 भट्टे मिसमार 18 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वक्त आ रहा है कि हम स्मॉग के नरगे में आने वाले हैं। शायद सिपरा साहब देखिए, वाकई ज़रूरत है और सख्ती करने की ज़रूरत है। सितंबर का मिड और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं इस वक्त, क्योंकि बारिशें गुजरने की देर है बस। हाँ, बारिशें अभी तक क्योंकि हो रही हैं, बाज़ इलाकों में हुई हैं और अभी भी अच्छा अभी भी हो रही है। तो ये देखें ना, जब तक तो बारिश है तो वेदर ठीक है, और उसके बाद जब सितंबर मिड गुजरेगा तो स्मोक के असरात आना शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर, फिर उसके बाद जब विंटर आता है तो फिर पीक पे चला जाता है। तो ये वक्त है, मेरे ख्याल में शायद अभी भी थोड़ा लेट है, लेकिन चले आ गए हैं, अभी भी सख्ती करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये दिन प्लानिंग के नहीं है, ये इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपने भट्टे बंद करने हैं, ट्रांसपोर्ट बंद करनी है, जो दिहाड़ी सही साहब गाली मुकाबले। तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारे हैं, जो इंडस्ट्रियल जोन है, ख़ास तौर पे हरबंसपुरा से लेकर बंद रोड तक, ये जो बेल्ट है इसको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बड़ी फैक्ट्रियाँ जितना जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, एक भट्टों को हम जिग-जैग पे मुंतकिल नहीं कर पा रहे, और इससे सबसे बड़ी जो रीज़न हमेशा पॉइंट आउट होती है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ। क्या करेगी इस दफ़ा सिटी ट्रैफिक पुलिस? कोई प्लान का हिस्सा है उनकी भी चीज़ें? वो तो हमेशा ही जब जारी करती हैं अपनी कारकर्दगी और प्रोग्रेस, उसमें तो लिखते हैं कि हमने इतने हज़ार चलान जो हैं वो कर दिए, लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही थी, कुछ काम होते हैं सदाबहार, कुछ में ख़ज़ां और बहार आती रहती है। तो इस स्मोक का जो सीज़न है, इसमें जो माहौलियात वाला महकमा है उसमें ख़ज़ां और बहार आती रहती है। अब उनका सीज़न आ गया, हालांकि ये सदाबहार अब रहने वाला मसला है। और इसमें मसला ये है कि आप देखें, इसकी वजह से बीमारियाँ, आपकी आंखों के मसले शुरू हो जाते हैं, आपकी सांस के इश्यूज़ हो जाते हैं। इतने सेंसिटिव इश्यूज़ के बावजूद ये लोग उस तरह मॉनिटरिंग नहीं करते, इन्फोर्समेंट नहीं करते। फिर वो सोशल मीडिया के लिए और मीडिया के लिए सारी इनकी कारकर्दगी होती है। वहाँ पे जाके आपने एक वो लगा देते हैं कि चलान कर दिया, सील कर दी, अंदर उसी तरह वहाँ तक मैं दूध ना रहना। साई साहब, वक्त कम है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को डिस्कस करने का मकसद यही था कि जाग जाएं बस, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशानियों में है, तो ये चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली आपकी जान को जो है, सेहत को जो है डाउन करती हैं। सो प्लीज़ जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ आवाम भी अपना ताउन प्लीज़ साथ करें, तभी ये मुमकिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो नाज़रीन, हमने अभी अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में गुफ्तगू की कि स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये मिड ऑफ सितंबर हम देखते हैं स्मॉग
का जो स्टार्ट है वो हो जाता है। ऐसे में एक साथ साथ इशू जो चल रहा है हमने सैटरडे को आपके साथ आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को खबर डिस्कस की थी कि आशुबे चश्म के बहुत सारे मरीज जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए। सो स्मॉग में आपने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है, और आशुबे चश्म अगर किसी को है, हमारे दफ्तर में भी 1-2 लोगों को था, तो एहतियात क्या करनी है इसके लिए, एक से दूसरे बंदे में ये फैल सकता है, जिसको है उसको क्या करना है, कौन से ड्रॉप्स लोग पूछते हैं, क्या इस्तेमाल करना है, रोज़ वाटर का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम किएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। आशुबे चश्म पे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, ये क्यों होता है? जी, अशोबे चश्म एक वायरस है जो कि एडिनो वायरस है। ये वही वायरस है कि नज़ला ज़ुकाम भी करता है। अगर वो आँख को इन्वॉल्व कर जाए तो फिर वो आपको आँखों को रेड कर देगा, उसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा, और कई लोगों की आंखें धुंधली भी हो जाती हैं, कई लोगों की सूज भी जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको हम ग्रेड कर सकते हैं, किसी को माइल्ड कैटेगरी का आता है, किसी को मॉडरेट आता है, किसी को सीवियर आता है। और टिपिकली ये आता इसी मौसम में, जिस तरह आपने कहा, जैसे ही आपकी गर्मी कम होती है और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, जब तक फुल सर्दियाँ नहीं आएंगी नवंबर तक, तब तक ये चीज़ चलती है। और इसकी होने की वजह ये है चूँकि ये एक चीज़ ऐसी है तो वायरस, लेकिन इसमें कैपेसिटी है मल्टीप्लाई करने की, एक बंदे से दूसरे बंदे में लगने की, तो ये वबा की सूरत इख्तियार कर जाता है। पिछले साल भी आया था, तो पिछले बार काफ़ी सवियर था। तो इसके जिस तरह आपके खांसी के नज़ले के स्ट्रेन होते हैं, इस पिछली बार काफ़ी सवियर स्ट्रेन था, तो जो लोगों को अफेक्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप उस एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये लगता कहाँ से, एक से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट कैसे होगा। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आप कह रही थी किसी को लगा भी हो, तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि उसको अगर कहीं काम कर रहे हैं तो 2 दिन की छुट्टी दे दें, ताकि वो घर रहे और उसको दूसरे लोगों में फैलाए ना। तो फैलने के लिए नंबर 1, जो हम सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो हाथ हिलाना मिलाना जो है उससे सबसे ज़्यादा फैलता है वो। उसके बाद वही बंदा डोर्स को पकड़ेगा, शीशे को पकड़ेगा, तो उससे भी सर्फेसिज हैं वहाँ से भी आप कैच कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाएगी, टॉवल्स हैं, आपके कपड़े हैं, आप पिलो पे सो रहे हैं, तो कोई भी आपके साथ जगह में शेयर करेगा, कोई भी पब्लिक प्लेस अगर हो तो बीच में वो फैलेगा। और आखिरी चीज़ जो है स्विमिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अशोबे चश्म है तो फिर स्विमिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आप बाकी लोगों को ना फैलाएं, तो ऑब्वियसली वो पानी के थ्रू फैल सकता है। हालांकि क्लोरीनेटेड होता है पानी, लेकिन फिर भी। डॉक्टर साहब, करना क्या है जिससे आशुबे चश्म है? आपने 3 स्टेजेस बताई ना। कुछ लोगों को तो बिल्कुल माइनर सा होता है, बस आंखें रेड हुई और ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों को बहुत स्वेयर भी मैंने देखा है। तो इसमें आपने करना क्या है? लोगों को मैंने देखा है बार बार टिश्यू आंखों पे लगा रहे होते हैं, रुमाल लगा रहे होते हैं। तो इसमें है, ये आता भी इसी तरह है कि वायरस है, तो एक्चुअली एंटी वायरल हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं जो कि डायरेक्टली इसको ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है। होता ये कि जैसे ही ये वायरस आता है तो इसके साथ सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम इसके साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर चूँकि इसके साथ पानी, वाटरिंग, चूँकि खून की नालियाँ इसमें फूल जाती हैं और लीक करना शुरू कर देती हैं, तो हम डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स हैं, जिस तरह एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स हैं, या मेरा मतलब ओलोपेटाडीन है, ये है जो कि खून की नालियों को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, उनमें से सीपेज कम करते हैं। और किसी को सीवियर कैटेगरी में हो तो फिर स्टीरॉयड के ड्रॉप्स भी डालने पड़ते हैं हमें। तो वो 3 कैटेगरीज में हमें जाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये जो आपने तीनों कैटेगरी बताएंगे ना, हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि अच्छा फलां बंदे को दफ्तर में हुआ था, उसने जो ड्रॉप इस्तेमाल किया, भाई मुझे बता दो तुमने क्या इस्तेमाल किया। सो हो सकता है उसकी सिवियर कंडीशन में डॉक्टर ने रिकमेंड किया और हम नॉर्मल कंडीशन में ही वो ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल। तो वो वर्ड ऑफ माउथ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चलता है कि जो एक चीज़ कही जाए वही उसको फॉलो करते हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर किसी को ज़्यादा यही होता है, अक्सर लोगों को माइल्ड कैटेगरी का आता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हफ्ते के लिए इसने वर्स होना होता है, ये हफ्ता लेता है ठीक होने में, तकरीबन 6-7 ड्रॉप्स भी डालें। तो वो अक्सर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ड्रॉप्स डाल रहा हूँ फिर भी खराब हो रहा है। तो वो होता यही है कि ड्रॉप्स डालते भी हैं तो पहले 3-4 दिन वो वर्स होता है, फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मरीज़ को रीएश्योरेंस चाहिए, फिर आप फ्रीक्वेंट आई वॉशेस करें, मेडिसिन डालें, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक में लग गया है तो ये नहीं कि हाथ आपने पकड़ा और टिश्यू इधर से इधर, इधर से इधर, तो आप कोशिश करें अगर एक में लगा है तो कोशिश करें उसको वहाँ पे कंटेन करने की कोशिश करें। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये होता है तो आंखें रेड ज़रूर होती हैं, लेकिन कानों के सामने कई बार टेंडरनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लिम्फ नोड होते हैं, वो वायरस उनके अंदर जाता है। तो प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडेनोपैथी है, तो उसको अगर हम पिकअप कर ले तो आपको तकरीबन गारंटीड होता है कि वायरस ही है ज़्यादा। ठीक है, क्या करना है? ठंडे पानी के छींटे ज़्यादा मारने हैं, लोग रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी करते हैं।
कि जितनी चीज़ आप कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर लें, रोज़ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस वायरस को डाइल्यूट कर रहा है। जब वो जाता है तो उसको बीच में से उस सरफेस के ऊपर से निकाल रहा है। जैसी कोई चीज़ मिट्टी पड़ी है तो उसको पानी से साफ़ कर देते हैं, वही इफेक्ट वो कर रहा है। ऑब्वियसली कोल्ड कंप्रेसेस करेंगे तो उससे खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, सूदिंग इफेक्ट आता है, उससे पानी ऑब्वियसली आंखों में से निकलना कम हो जाता है उसके साथ। लेकिन इसके साथ जब आपको ज़्यादा हो तो एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी जो है, और तीसरी जो एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखी जाती है कि कई लोग स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बहुत जल्दी करा देते हैं, माइल्ड डिजीज़ भी हो उसमें भी करा देते हैं। स्टीरॉयड से ऑब्वियसली मैजिकल इफेक्ट ज़रूर आता है, उससे आपको रिस्पांस जल्दी आएगी और चीज़ जल्दी ठीक होगी, लेकिन उसके साथ कई बार आपकी डिजीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है और बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको स्टीरॉयड डालने से काला मोतिया भी बन सकता है। तो हाँ जी, तो वो कई बार होता है कि प्रोलॉन्ग हो गए मेडिसिन और उसको हो गया, तो उसकी वजह से फिर हमें लिहाजा जिनको भी हम देते हैं उनको हमें बार बार चेक करना पड़ता है। और ये मैंने जिस तरह बताया, पहले 10 दिन में ये ठीक हो जाएगा और उसके बाद ठीक होने के बाद लोग कहेंगे अच्छा जी हफ्ते बाद मेरी आंखों में मुझे धुंधला नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये बाद में कॉर्निया को इन्वॉल्व करके छोटे 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 धब्बे बन जाते हैं कॉर्निया पे और उससे विजन ड्रॉप कर जाती है। यानी इसके लिए खुदा ना खास्ता अगर किसी को होता है और सिवियर होता है तो फॉलो अप ठीक हो जाए जब, तो डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना चाहिए आपको। बिल्कुल, इसमें यह है कि मेजॉरिटी हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ये जो सेकंड स्टेज है वो सारे लोगों में नहीं आती। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या आपको लाइट से परहेज करना है, डस्ट से परहेज करना है, क्या क्या एहतियात करनी है अगर आपको है अशुभ चश्म? सबसे पहले तो आपने अपने हाथ जो है अपने पास रखने हैं, लोगों से नहीं मिलाने और मुसलसल धोते भी उनको मुसलसल धोते रहना है। आपने टिश्यू अपना इस्तेमाल करना है, एक साइड का अलहदा है, दूसरी साइड का अलहदा। उसके अंदर अगर हमने एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए हैं तो वो शुरू करने हैं। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ से उनको कहें कि मुझे ये बीमारी है, मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। और अगर बच्चे स्कूल में, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे रेड आई के साथ जितने हैं उनको पिकअप करें और उनको स्कूल से लीव दें, ताकि हम तो परसों ये कह रहे थे कि आपको गेट से नहीं एंटर होने देना चाहिए स्कूल्स को, ये पहले से ही आप, क्योंकि आजकल तो आप पेरेंट्स को पहले से बता देते हैं, चीजें अनाउंस कर देते तो हैं। वो या तो पेरेंट्स खुद बता दें कि हाँ जी इसको पिंक आई है या शोबे चश्म है तो हम इसको नहीं भेज सकते उसके लिए, क्योंकि ये सीजन है। इस वजह से कई बार तो स्टूडेंट्स ये भी करते हैं ना कि जानबूझ के छुट्टी लेने के लिए करते हैं, तो उसको डिस्करेज करने के लिए ऑब्वियसली आप कई बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ जी बच्चे है सो कि के भी नहीं। उठते हैं तो आंखें रेड होती हैं, ऐसे ही पेरेंट्स को कह दें कि हमें ये मसला हुआ हाँ है। जी। सो इसके अलावा डॉक्टर साहब, स्मोक कितनी खतरनाक है? स्मॉग देखें, वही जिस तरह डस्ट है जो आपके बीच में आपके पार्टिकल्स फिरते रहते हैं। जब आप सपोज आप बाइक पे जा रहे हैं, आप बाइक पे जाते हैं, देखें लोग अक्सर हेलमेट नहीं लगाते, ग्लासेस भी नहीं लगाएंगे, तो मज़ा तो बहुत आता है कि तेज़ी से हवा आ रही है तो ठंडक फील हो रही है, लेकिन आप ये भी सोचें कि उसके अंदर पार्टिकल्स आपकी आंख को कितना हिट करते हैं और आपकी आंख उन सारे पार्टिकल्स को क्लीन कितना करती है। तो आपका कुदरत की तरफ से इतना अच्छा निज़ाम है उसको क्लीन करने का। लेकिन जब मौसम ख़राब हो, जिस तरह ये आपकी सितंबर अक्टूबर सर्दियाँ आएंगी, तो उसके साथ फिर आपके पार्टिकल मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर इन्फेक्टिव पार्टिकल्स भी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, ये वायरसेस भी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया मिक्स होते हैं। तो उसकी वजह से एक तो आंख में वो जब जाते हैं पोल्यूटेड पार्टिकल्स जाते हैं तो आंख को इरिटेट करेंगे, वही आंख में रेडनेस है, वाटरिंग है, हर वक्त पानी आना, वो भी एक डिस्टर्बेंस है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो जाती है, क्योंकि हर वक्त आप टिश्यू लेके हाथ में बैठे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप जो कुछ करना चाह रहे होते नहीं कर सकते, किसी से बात करते हैं उसमें इशू आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से अलग आपको एक मसला आता है। तो इस वजह से अर्ली पिकअप करना, अर्ली ट्रीट करना वो बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो पेशेंट्स बाइक इस्तेमाल करें, हेलमेट में जाएं, उनके लिए उनके लिए ये एहतियाती तदाबीर। अच्छा जी, अभी हम डॉक्टर साहब से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आशुब चश्म की भी हमने बात कर ली, स्मोक की सूरत में आपको अपनी आंखों की केयर किस तरह से करनी है, और अब हम बात करेंगे रूटीन में जो हमने अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। मतलब अब हर घर में हम देख रहे हैं कुछ लोगों का टीवी का टाइम बहुत ज़्यादा होता है घर में, अक्सर घरेलू खवातीन, फिर मोबाइल फ़ोन तो आज बच्चे बड़े हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता गया। फिर इसके साथ जो लोग बाहर जाते हैं बाइक्स वगैरह पे, किस तरह से रूटीन में हम सबको अपनी आंखों की हिफाजत, क्योंकि ये आंखें हैं तो सब कुछ है डॉक्टर साहब। जी, आंखें हज़ार नेमत है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बच्चों से शुरू करूँ और बड़ों में करें तो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल या 6 साल जब स्कूल जाते हैं उनकी एक बार फिजिकली आप घर में बैठ के देख लें, लेकिन उनकी नज़र ज़रूर चेक होनी चाहिए कि
कई लोगों को बच्चों को ऐनक का नंबर होता है और पता नहीं लगता, और वो बच्चों को खाम मार पड़ रही होती है घर में। सिम्टम्स बता दें कि कुछ ऐसे हो तो आपको जाना है। सिम्टम ये है कि वो स्कूल में गलतियां करेगा, दूर से टीचर कहेगी पढ़ा नहीं जाएगा, अक्सर तो टीचर ही पेरेंट्स को लिख के भेजते हैं कि हाँ जी इससे पढ़ा नहीं जा रहा। तीसरा है हेडेक की कंप्लेन करेगा, आंखें छोटी करके देखेंगे, चुनी करके ना वो देखेंगे तो उससे पता लगता है हाँ जी। और जब भी देखेंगे कोई चीज टीवी शीवी देखना वो करीब जाके देखेंगे, कोई बच्चा देखें जो हर वक्त करीब बैठ के टीवी देखता है तो इससे आपको यही पता लगता है कि हाँ जी उसको कुछ ना कुछ है। तो ये नंबर 1 है, बचपन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 40 ईयर्स पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं दूर देखता हूँ, मेरे से मैं रात को वो किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो वो बिल नहीं पड़ा जाता, तो वो एक बीमारी है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, तो वो आना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको रीडिंग की नज़र जो है ना वो 40 ईयर्स के बाद करीब दूर होना शुरू हो जाती, कम होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली जो लोग काम करते हैं उनके साथ हेडेक शुरू हो जाती है कि मुझे चीज़ पढ़ी नहीं जा रही। और ऑब्वियसली जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं वो नंबर 0 का 8 हो जाए तो फिर आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 एजेस हैं। फिर ओल्डर एज में 60 क्रॉस करते हैं तो लोग कहते हैं हमें चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो गई हैं, हमें बाहर जाते हैं तो हमें लाइट जो है वो फैल जाती है, इस तरह आती है, तो उस वक्त सफ़ेद मोती एक ऐसी चीज़ है जो कि बन सकती है। और इसके बाद ये तो 3 स्टेजेस ये हैं। उसके बाद एक चंद बीमारी है जिनको मारूसी कहते हैं, या जो आपकी जेनेटिक जिस तरह पहले भी बात हो रही थी, उनमें सबसे अहम बीमारी जो है वो आपकी काला मोतिया या ग्लाकोमा है। तो 40 ईयर्स में आपको अपना एक बार आई चेकअप करा के उसका प्रेशर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी नज़र चली जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, भाई बहन, तो फिर तो आपने लाजमी चेक कराना है, जो भी एज है वो उसके हिसाब से। सही। फिर दूसरी आ जाता है कि वो चीज़ें जिस तरह आप नॉर्मली कहेंगे न्यूट्रिशन में आपको क्या चीज़ है जो आई को सपोर्ट करती है। न्यूट्रिशन में आपको विटामिन ए है जो आपकी कैरेट्स में है, आप ये मीट में होगी, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, इसके अंदर सारी ये आएगी। तो ये आपको ज़रूरत रहती है। विटामिन ए हमें देखने में आता है कि अगर जो पुअर कम्युनिटीज़ है जहाँ पे विटामिन ए की कमी हो तो आंखें एक्चुअली ड्राई हो जाती हैं। और एक कंडीशन है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, सेकेंडरी वजह उसकी कि विटामिन ए नहीं मिल रही, तो वो सेल जिन्होंने अंधेरे में दिखाना है वो काम ही नहीं करते सही। तो वो उनको बहुत ज़्यादा, तो नशो-ओ-नमा में ये चाहिए। फिर आपने मोबाइल फ़ोन का कहा कि मोबाइल फ़ोन में उसमें ये कहते हैं कि एवरी 20 मिनट्स के लिए आप 20 सेकंड के लिए रेस्ट करें और 20 फीट दूर देख लें, तो उससे ये है कि आंखें आपकी रेस्ट हो जाती हैं। पहले ज़माने में आप बाहर वॉक करते थे, ग्रीनरी आँख के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है। और वो जब आप कहते हैं ना जिस तरह किसी ने सारा दिन मसल उठा के कोई भारी चीज़ पकड़ के उठाई रहे, तो आँख को रिलैक्स करने के लिए क्या चीज़ है वो एक्चुअली आपने इन्फिनिटी देखेंगे तो वो आँख के मसल सबसे ज़्यादा रिलैक्स होंगे। तो वॉक करें, बाहर देखें तो उस वक्त ये मुफ्त मशवरे आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे हमेशा बुलाने पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ इन चीज़ों की केयर कीजिए, आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ख़ास तौर पर जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं इन पर ज़रूर फोकस करें। जो अगर काले मोतिये के हवाले से अगर आपका जेनेटिक इशू है तो इसको ज़रूर टाइमली जाके चेक कराएं। बच्चों के लिए जो चीज़ें बताई प्लीज़ उस पर गौर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं जी। चले, थैंक यू। वेलकम बैक। और अब माल का हाल। हमारे पास हैं जी करेंसी रेट, आपको दिखा देते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।